हाय एवरीवन। गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं मे 26 का सीए फाउंडेशन का जो क्वेश्चन पेपर था बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 4 का, उसका पेपर सॉल्व करते हैं। एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू यूज्ड बाय रिच पीपल एज स्टेटस सिंबल फॉर इंक्रीजिंग देयर सोशल प्रेस्टीज। बेटा, रिच पीपल जो गुड्स खरीदते हैं, महंगे गुड्स, स्टेटस सिंबल के लिए, अपनी वेल्थ को शो करने के लिए, दैट दे आर रिच, आर नोन एज कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स वो होते हैं बेटा जो हम खरीदते हैं ताकि जब उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम उनको सेल ऑफ कर देंगे। जैसे कि शेयर मार्केट, हम शेयर्स खरीदते हैं, पर्पस क्या है? क्योंकि वो फ्लक्चुएट होती है, तो जब बढ़ेगी, जब गिरेगी तो खरीद लेंगे, जब बढ़ेगी तो बेच देंगे। या जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, इंसान एक घर तो खरीदता है खुद के रहने के लिए, बाकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्यों खरीदता है? कि जब बढ़ेगी तो बेच देंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। स्पेकुलेटिव गुड्स होता है पैसे से पैसा कमाना, तो वो ये नहीं है। गिफिन गुड्स होता है बेटा प्राइस बढ़ने पे भी जिनकी डिमांड बढ़ती है। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं प्राइस बढ़ने पे भी उनकी डिमांड इसलिए बढ़ती है बिकॉज प्राइस बढ़ने के बाद भी वो दूसरों के कंपेरेटिवली सस्ते होते हैं। लो क्वालिटी अनियंस, लो क्वालिटी टमाटर, लो क्वालिटी वीट, लो क्वालिटी राइस, प्राइस सबका बढ़ा है। महंगे वाले और महंगे हो गए, लेकिन ये वाले भी महंगे हो गए, हम इनको इसलिए खरीदते हैं बिकॉज दे आर स्टिल चीपर दैन दी अदर गुड्स। और इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इनकम बढ़ने पे, जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, वो जिन गुड्स की डिमांड कम करता है। इनकम जब बढ़ती है ना, हम सिर्फ डिमांड बढ़ाते नहीं हैं, हम कुछ गुड्स की डिमांड कम भी कर देते हैं। हम घटिया सामान खरीदना कम कर देते हैं। जिन गुड्स की हम डिमांड कम करते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज बी। Question number 2, for a household, suppose the income elasticity is 0.5. What can we say about the nature of the good? बेटा, इनकम इलास्टिसिटी का टॉपिक हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इनकम इलास्टिसिटी, जब इनकम बढ़ती है, इनकम इज वाई, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना, तो बेटा कुछ गुड्स की डिमांड कंज्यूमर बढ़ा देता है, कुछ गुड्स की डिमांड कम कर देता है। मैंने अभी आपको बताया, इनकम बढ़ने पे जिन गुड्स की डिमांड कम होती है उनको तो हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। और क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, इन्फीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब लेट अस अज्यूम इनकम बढ़ रही है 10% से, तो डिमांड तो कम होगी, तो प्लस माइनस आंसर विल बी नेगेटिव, राइट। अब डिमांड किन गुड्स की बढ़ती है? इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है दो गुड्स की, एक तो नॉर्मल गुड्स की जिनको हम नेसेसिटी भी बोल सकते हो, और एक होते हैं लग्जरी गुड्स की। जब इनकम बढ़ती है ना, नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स, वो हम पहले भी खरीद रहे होते हैं, लेकिन अब हम उनकी डिमांड थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं। लेकिन जिन गुड्स की डिमांड हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्लियर कट है वो कि मैं इनको खरीद ही इसीलिए रही हूँ क्योंकि मेरे पास अब पैसे आ गए, तो सच गुड्स आर नोन एज लग्जरी गुड्स। नॉर्मल गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी वुड बी लेस देन 1, होगी तो पॉजिटिव। इन दोनों की सिमिलैरिटी क्या है? इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। वाई? बिकॉज इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों की पॉजिटिव है। नॉर्मल गुड्स की लेस देन 1 है और लग्जरी गुड्स की ग्रेटर देन 1 होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा था देखते हैं। 0.5 है। देखो बेटा, माइनस नहीं है तो इन्फीरियर गुड नहीं हो सकता। लग्जरी गुड की होती है ग्रेटर देन 1, जीरो तो है नहीं क्वेश्चन में, 0.5 गिवन है। नॉर्मल गुड की होती है लेस देन 1, बट क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होती है तो हम कहते हैं लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। तो नॉर्मल गुड 0.5 इस कैटेगरी में आएगा, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, सो आंसर विल बी नॉर्मल गुड। लग्जरी गुड कब होता है इस क्वेश्चन का आंसर? अगर ग्रेटर देन 1 होता। इन्फीरियर गुड कब होता? अगर क्वेश्चन में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती तो हम इन्फीरियर गुड टिक करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड? बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो होते हैं विच आर टू बी कंज्यूम साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल कार, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स तभी चलेंगे। ब्रेड और जैम, वी नीड बोथ। Blazer and jacket, these are not complementaries, these are substitutes. Either I will wear blazer or I will wear a jacket. Question number 4, find the coefficient of price elasticity. Coefficient का मतलब होता है बेटा वैल्यू निकालो। Price decreases from 10 to 6, तो old price है 10, new price है 6। Price कम हुआ, as a result quantity demanded increase from 10 to 20 units. So बेटा अगर मैं price elasticity का फॉर्मूला लगाऊँ तो हो जाएगा डेल्टा Q बाय डेल्टा P into old price by old quantity. तो डेल्टा Q is new quantity minus old quantity, new price minus old price upon old quantity.
तो ये हो गया 10/-4, तो ये हो गया -2.5, -2.5. सो आंसर इज डी. आई होप सबको ये समझ आ गया फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. When the price of sugar is 60 per kg, its demand is 10 kgs. Subsequently, if the price declines from 500 to 450, यूसेज ऑफ शुगर राइजेस. कह रहे कॉफ़ी का प्राइस कम हुआ तो लोग चीनी ज़्यादा खरीदने लग गए, बिकॉज कॉफ़ी एंड शुगर आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, वी नीड बोथ. कह रहे कॉफ़ी सस्ती हुई तो लोग चीनी भी ज़्यादा खरीदने लगे, बिकॉज कॉफ़ी सस्ती हुई, कॉफ़ी खरीदने लगे तो चीनी भी खरीदने लगे. कैलकुलेट द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में होता क्या है, जैसे मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला लगाया था ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. फॉर्मूला सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है, इस बार क्वांटिटी किसी और गुड की लूँगी, क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है शुगर की, और प्राइस किसी और गुड का लूँगी विच इज़ कॉफ़ी. ऊपर जो मैंने क्वेश्चन करा था ना, एक ही गुड का प्राइस था, एक ही प्रोडक्ट था जिसका प्राइस और क्वांटिटी थी. इस बार प्राइस किसी और का, क्वांटिटी किसी और की. क्रॉस इलास्टिसिटी बेटा दो गुड्स के बीच में कैलकुलेट होती है, या तो दो सब्सटीट्यूट्स या तो कॉम्प्लीमेंट्रीज. तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, न्यू क्वांटिटी कितनी है 450, ओल्ड क्वांटिटी इज़ 500, न्यू प्राइस इज़ 15, ओल्ड प्राइस इज़ 10, और यहाँ पे ओल्ड प्राइस आएगा 500 और ओल्ड क्वांटिटी आएगी 10. तो ये हो गया 50/5 इंटू 50, तो ये हो गया, कुछ तो मैंने गलती करी है, ओहो, मैंने न्यूमरेटर में क्वांटिटी लेना था ना, मैंने न्यूमरेटर में प्राइस ले लिया. ठीक कर देते हैं इसको, मैंने न्यूमरेटर में प्राइस ले लिया था बेटा, ठीक कर देते हैं. क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी इज 15 माइनस 10, न्यू प्राइस इज 450 माइनस 500, ओल्ड प्राइस है, ओल्ड प्राइस इज 500 एंड ओल्ड क्वांटिटी इज 10. तो ये हो जाएगा 5/-50 इंटू 50. So answer is -5. According to the theory of production and cost, cost can be of the following types. बेटा इकोनॉमिक्स में तीनों कॉस्ट होती है, फिक्स्ड भी, वेरिएबल भी, सेमी वेरिएबल भी. सो आंसर इज सी. टू मेक द जॉब कंटेंट्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग इज द डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कह रहे हैं हमें जॉब को इंटरेस्टिंग बनाना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. चैलेंजिंग मतलब उन्हें फील हो कि यार मैं एक ही काम बार बार नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेटेड फील हो, एनकरेज फील हो. ये कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. Which factor of production is that part of the wealth which is used for further production of wealth? बेटा जो हम फर्दर पैसा कमाने के लिए जो पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम बिजनेस की कैपिटल. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स इज नोन एज. मैक्सिमम आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. बेटा प्रोडक्शन फंक्शन यही बताता है, it shows the relationship between input and output, कि maximum कितना output बनेगा using inputs. Demand function का formula होता है, quantity demanded is a function of various factors which affect demand, for example price of related good. Supply function होता है, quantity supplied is a function of price, cost of production, government policies, taxes. Question number 10. Investment function बेटा हमारे सिलेबस में I is only autonomous investment, chapter number 6 में. When a firm decides to change its product line, replace the worn out machinery by a new product, it is known as, इस cost को बोलते हैं बेटा incremental cost. Must do है types of cost, टॉपिक जरूर कर लेना chapter 3 unit 2 में. Question number 11. Which of the following is the variable cost in the short run? Variable cost कौन सी होगी बेटा? रेंट फिक्स्ड कॉस्ट, सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स्ड है. इस फिक्स्ड का क्या मतलब है? इनका आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है. वेजेस बेटा हम वेजेस उसको पर यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से देंगे, जितना वो प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से. सो दिस विल बी अ वेरिएबल कॉस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केट? मार्केट क्या होता है? जहाँ पे बायर है, सेलर है, प्रोडक्ट है, आपस में दोनों को नॉलेज है. मल्टीपल प्राइजेस फॉर अ प्रोडक्ट नहीं, एक टाइम में एक मार्केट में एक प्रोडक्ट का एक ही प्राइस होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं प्राइस नहीं होते.
मल्टीपल प्राइस पता है बेटा कब हो सकते हैं? जब आपकी मोनोपोली हो, आप अकेले सेलर हो तो आप हर बार के साथ अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं। बट यहाँ पे एक प्रोडक्ट के लिए एक ही प्राइस होगा मार्केट में, आप भी कोई सामान खरीद रहे हो, मैं भी खरीद रहा हूँ, तो उसका प्राइस टैग विल बी सेम। सो इस क्वेश्चन का आंसर शुड बी 1, 2, 3। आंसर विल बी ए। 13th क्वेश्चन, द 3 स्टेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आर। पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तीसरा नेगेटिव रिटर्न्स। सो आंसर इज सी। Complete the statement by selecting the correct option. A firm earns zero economic profit means। बेटा जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि प्रॉफिट बिल्कुल जीरो है, नहीं। इकोनॉमिक्स में जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मीन्स बिजनेस को सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ओनर को एक जो मिनिमम प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है सिर्फ उतना ही अचीव हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो कब ये होगा? कह रहे व्हेन प्राइस इज मिनिमम ATC। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन पता है क्या होती है? AR इज इक्वल टू AC। ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट से आने वाली कमाई, पर यूनिट को बेच के जो पैसे आएंगे वही प्रोडक्ट का प्राइस होता है। सो आंसर इज P इज इक्वल टू AC। आंसर इज ए, व्हेन प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम AC। मिनिमम AC हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज बेस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन ही तब होता है जब AC इज मिनिमम, तो हम मिनिमम AC को आंसर कर रहे हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इट इज नोन एज। बेटा ऑलिगोपॉली बड़े टाइप्स की होती है। परफेक्ट ऑलिगोपॉली होती है जिसमें प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, और इम्परफेक्ट होती है जिसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है। डुओपोली क्या होती है? जिसमें एग्जैक्टली 2 सेलर्स होते हैं। ये मोनोप्सोनी मोनोपोली का केस नहीं है, इट इज़ अ स्पेशल केस फॉर ऑलिगोपॉली। ऑलिगोपॉली में 2 to 7 सेलर्स होते हैं। अगर एग्जैक्टली 2 हो तो उसको डुओपोली बोलते हैं। मोनोप्सोनी का भी मीनिंग बता देती हूँ क्या होता है। पहले मोनोपोली बताती हूँ। मोनोपोली होता है बेटा सिंगल सेलर, मोनोप्सोनी होता है सिंगल बायर। ठीक है, तो इसलिए आंसर इज ए। Duopoly is a special oligopoly. A group of firms which explicitly collude to coordinate their activities where there are a few firms. Perfect competition में few firms नहीं होती, perfect competition में तो large number of firms होती हैं। few firms किस में होती है बेटा? oligopoly में होती है, और oligopoly में group of firms को आपस में हम बोलते हैं cartel. So answer is B. Oligopsony क्या होता है वो भी बता दूँ। अगर few buyers हो किसी मार्केट में 2 to 7 तो उसको oligopsony बोलते हैं। Bilateral monopoly का मतलब क्या होता है? बायलेटरल मोनोपोली का मतलब बेटा बायर की भी मोनोपोली है, सेलर की भी मोनोपोली है। ये बड़ा ही रेयर होता है रियल लाइफ में। किसी एक प्रोडक्ट के लिए बायर भी एक है और सेलर भी एक है। अभी मैंने आपको बताया था बायर एक होता है तो मोनोप्सोनी बोलते हैं, सेलर एक होता है तो मोनोपोली बोलते हैं, और बायर भी एक हो सेलर भी एक हो तो उसको बायलेटरल मोनोपोली बोलते हैं। थ्योरी ऑफ गेम्स किसने दी थी ऑलिगोपोली के कॉन्सेप्ट में? वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गनटर्न। अज्यूम द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा, एग्जाम में आया था। Assume the cost of producing 500 units is 25,000. Investment of the entrepreneur is 1,50,000. Rate of normal return is 10%. The selling price at which the firm will earn supernormal profit is. सेलिंग प्राइस पूछा है। देखो अब इसमें कह रहे हैं सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट का मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है। अगर मैं कैलकुलेशन करूं, देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर मैं सेलिंग प्राइस देखूं एक्स रखूं, कॉस्ट प्राइस है पर यूनिट की कॉस्ट क्या है? 25,000 डिवाइडेड बाय 500 जो कि हो गई 50 रुपये। ठीक है, और प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 1.5 लाख पे 15%। 15,000 तो हम नॉर्मली कमा लेते हैं, 15,000 ओवरऑल ना, तो पर प्रोडक्ट पे कितना हो जाएगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 500। मुझे पर प्रोडक्ट का चाहिए बिकॉज क्वेश्चन में पर प्रोडक्ट का प्राइस गिवन है, तो ये हो गया 30 रुपये। पर यूनिट पे प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट 30 रुपये। तो अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है तो प्रोडक्ट बिकना चाहिए 80 रुपये पे, पर क्वेश्चन में लिखा है सेलिंग प्राइस ऐसा क्या होगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा अगर प्राइस 80 से ऊपर हो गया तो सेलर को होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी 82 रुपीज़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन, विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड राइज इन आउटपुट प्राइजेस लीडिंग टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। कौन से स्टेज पे हर चीज़ बढ़ती रहती है? बेटा इसका आंसर एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का दूसरा नाम होता है प्रॉस्पेरिटी। अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, लेबर कॉस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट होता है एक लैगिंग इंडिकेटर, हम पहले दिन ही लेबर को जॉब से निकालते,
जब काफ़ी समय तक कॉन्ट्रैक्शन का फेस कंटिन्यू होता है तो एंड में जाके अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही है तो इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में इकोनॉमी में क्या हो रहा था। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट एक्सपोर्ट्स तो किसी का भी डिफरेंस नहीं होता। डेप्रिसिएशन किसका डिफरेंस होता है? अगर क्वेश्चन में कहते हैं नेट और ग्रॉस में क्या आता है तो हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। Question 23. Which of the following is not an internal cause of the business cycle? इंटरनल कॉज वो होते हैं बेटा जो इंडिया की इकोनॉमी के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, RBI के कंट्रोल में है। नेचुरल फैक्टर्स मीन्स वेदर, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इट्स एन एक्सटर्नल कॉज। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कि हमारे कंट्री के शार्क्स कह रहे हैं, हमारी कंट्री के बिजनेसेस की क्या सोच है, पॉजिटिव सोच है या नेगेटिव है, ये तो हमारे कंट्रोल में है। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट क्या खर्चे कर रही है, इट्स एन इंटरनल कॉज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो हम ही बनाते हैं, so it's an internal cause. So answer is A, natural factors. Which of this is not an example of coincident indicator? Coincident का दूसरा नाम होता है बेटा concurrent indicators। ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। Changes in stock price is not a coincident indicator. कोइंसिडेंट इंडिकेटर का मतलब वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं साइड बाय साइड की इकोनॉमी में क्या चल रहा है। ठीक है, शेयर्स तो बहुत जल्दी चेंज हो चुके होते हैं। शेयर का प्राइस तो सबसे पहले दिन, सबसे पहली चीज़ जो चेंज होती है इकोनॉमी में, जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट में या कोई बुरी न्यूज़ आती है, सबसे पहले जो चीज़ चेंज होती है इस शेयर प्राइजेस। सो चेंजेस इन स्टॉक प्राइस को हम कोइंसिडेंट इंडिकेटर की तरह नहीं कंसिडर करेंगे। देयर इज एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम बाय 2000। बेटा हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास में भी बात बताई थी कि जब भी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो, इंक्रीज इन, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, डेल्टा वाई गिवन है 2000, इंक्रीज मीन्स चेंज, एडिशनल, डेल्टा आई गिवन है तो समझ जाओ कि ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है। जबकि क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है, बट इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। और पूछा भी यही हुआ, कैलकुलेट एमपीसी का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ 2000 अपॉन 1600 तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 5/4। और अगर मैं उसको यहाँ पुट करूँ 5/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ले लेते हैं, क्योंकि बस MPC कैलकुलेट करना है ना, उसको एक्स ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये हो गया 5/4 माइनस 5/4 एक्स इज इक्वल टू 1। और अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊँ, उसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 5/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/4 एक्स। तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू 5/4 एक्स। तो ये हो गया 1/5। 1/5 इज 0.20। आंसर इज 1/5, 0.20। 26th क्वेश्चन। Use the following information for question 26 and 27. Y given है, C given है। Calculate MPC। अब MPC का फॉर्मूला होता है change in C upon change in Y। कह रहे when income changes from 300 to 400। So change in C होगा new C minus old C और new Y, तो ये हो गया 75/100। आंसर इज 0.75। कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। APS का फॉर्मूला होता है S/Y। कह रहे जब इनकम 500 है तो टेबल से देखते हैं उस समय S क्या है। बेटा जब इनकम 500 है तब कंजम्पशन गिवन है 400, तो सेविंग्स क्या होंगी? 500 माइनस 400, 100। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। सो आंसर इज 0.20। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉमन टू ऑल द सेक्टर मॉडल्स ऑफ द इकोनॉमी। बेटा कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। कह रहे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सारे ही सेक्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से हैं जो कॉमन है सारे सेक्टर्स में? हाउस होल्ड्स और फर्म्स। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट इस सेक्टर में नहीं होती, फॉरेन सेक्टर इन दोनों में ही नहीं होता, तो हाउस होल्ड और फर्म तीनों में होता है ना। तो आंसर इज हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डज द स्टेट गवर्नमेंट लेवी। ये है चैप्टर 7 यूनिट 1 का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, फिस्कल फेडरलिज्म। इनकम पे कौन टैक्स लगाते हैं बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हीकल्स पे कौन टैक्स लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट।
और ये बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर इज बी। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मोस्ट अप्रोप्रिएट? अच्छा क्वेश्चन है। चैप्टर 7 का यूनिट 4। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है, पहले तो एक्सपेंशनरी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। एक्सपेंशनरी मीन्स जब गवर्नमेंट की इंटेंशन है टू इंक्रीज दी मनी सप्लाई, गवर्नमेंट चाहती है लोग के पास पैसा जाए। क्यों जाए? ज़रूर इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन का फेस चल रहा होगा। जब डाउनवर्ड का फेस चल रहा होता है, लोगों के पास पैसा कम है, बिजनेस कम है, तब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी आजमाती है। और कई बच्चों को लगेगा एक्सपेंशनरी एक्सपेंशन में आजमाएगी, नहीं। एक्सपेंशन में तो इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है, उस समय गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं, गवर्नमेंट को इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाने की नीड ही नहीं है। Which of these is not the responsibility of the central government but is related to state government? फॉरेन वाले सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज होती हैं। मनी बैंकिंग इज ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर इज पुलिस प्रोटेक्शन। सरचार्ज ऑन सर्टन ड्यूटीज। बेटा आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे स्टडी मटेरियल में बड़े सारे आर्टिकल नंबर दे रखे हैं, याद हो तो बढ़िया, नहीं तो फ्यू क्वेश्चन कैन बी स्किप्ड। अब इस क्वेश्चन का आंसर वॉज 271 आर्टिकल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस? ये भी फिजिकल फेडरलिज्म से क्वेश्चन है कि जब हम जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन करती है, स्टेट्स को पैसा देती है, तो इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? बेटा एरिया वाइज देखते हैं, जिस स्टेट में जितनी एरिया है, पॉपुलेशन भी देखी जाती है, फॉरेस्ट भी देखी जाती है, अडल्ट लिटरेसी नहीं देखी जाती। सो आंसर इज डी, अडल्ट लिटरेसी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कह रहे जो गवर्नमेंट इकॉनमी में पैसे खर्च करती है, दैट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू जीडीपी बिकॉज इनकम इज ओनली redistributed from one group of people to another without any direct, it does not contribute to GDP and without any direct contribution by the recipient। मतलब गवर्नमेंट पैसे दे रही है, बदले में हमें कुछ मिल नहीं रहा है। ट्रांसफर पेमेंट्स, देखो गवर्नमेंट के खर्चे बहुत टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रांसफर पेमेंट्स वो होते हैं जिससे जीडीपी नहीं बढ़ती, बिकॉज इट डज नॉट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट सेट बाय द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट? ये अग्रीमेंट बेटा किसके बीच में एंटर हो रखा है? गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में। पर्पस क्या था इस अग्रीमेंट का? आरबीआई के ऊपर भी ड्यूटी डाली गई थी टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। तो इसमें कौन सा मैक्सिमम टॉलरेबल रेट कौन सा मेंशन्ड है इसमें? इन्फ्लेशन रेट। और वो कितना मेंशन्ड है? इट शुड बी बिटवीन 2 to 6%। इफ द क्रेडिट मल्टीप्लायर इज 4, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। बेटा फॉर्मूला होगा, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होगा 1/LRR। तो 4 इज इक्वल टू 1/R, सो दिस विल बी 1/25%। आंसर विल बी 4। कंट्रोलिंग क्रेडिट बाय नॉट लेंडिंग टू सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज इज रेफर टू एज, बाय नॉट लेंडिंग टू, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। जब आरबीआई कहते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज को लोन नहीं देना है, इट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। If the money supply increases by 750, money supply increases by, मनी सप्लाई का सिंबल होता है बेटा कैपिटल एन। मनी सप्लाई इकोनॉमी की बढ़ रही है 750, व्हेन देयर इज एन इंजेक्शन ऑफ 250, मतलब इकोनॉमी में जो पैसा आरबीआई ने इंजेक्ट करा है, हाई पावर्ड मनी बोलो, मॉनेटरी बेस बोलो, 250 रुपये हमने इकोनॉमी में डाले थे, बट एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई 750 से बढ़ गई। सो व्हाट इज द मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला? बेटा मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा टोटल मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय इनिशियल मनी इन्वेस्टेड बाय आरबीआई। So answer is 3. Answer is 3. Calculate the currency with the public. बेटा स्टडी मटेरियल के मॉड्यूल के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं मस्ट डू। ये वहीं का बिल्कुल बुक से कॉपी पेस्टेड न्यूमेरिकल है। सर्कुलेशन ऑफ रुपी कॉइन्स, कह रहे इकोनॉमी में कॉइन्स हैं, नोट्स इन सर्कुलेशन है, कैश इन हैंड विद बैंक्स। तो कह रहे हैं पब्लिक के पास कितनी करेंसी है? बेटा नोट्स इन सर्कुलेशन का मतलब है आरबीआई ने इकोनॉमी में पैसा डाल दिया, अब उसी में से कुछ पैसा बैंकों के पास पड़ा है, कुछ हमारे पास है। तो जो नोट्स इन सर्कुलेशन है उसमें से माइनस कर दो जो बैंक्स के पास चला गया, क्योंकि हमें पब्लिक के पास का पैसा काउंट करना ना। तो 35,50,000 में से मैं माइनस करूँगी 66,500, और जो कॉइन्स हैं उनको भी ऐड कर देंगे। तो बेटा आंसर विल बी 35,50,000 माइनस 66,500 प्लस 25,550 प्लस 750। आई गेस ये कहीं ना बेटा आंसर इसी के आसपास आएगा, 35,91,700। या तो ये आंसर है या ये है, कैलकुलेशन कर लेना, या तो सी होगा या डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी? व्हाट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी?
दो कंट्रीज़ के बीच की बात होती है, कंट्री ए कंट्री बी, दो प्रोडक्ट की बात होती है, दो कंट्रीज़ दो प्रोडक्ट, तो ये तो ट्रू है। हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निल अज्यूम करते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में हम क्या देखते हैं, दो कंट्रीज़ के बीच में एक प्रोडक्ट को लेके देखते हैं कौन सी कंट्री ज़्यादा जल्दी बना रही है उस गुड को। लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाता है, तो जो जल्दी बनाएगी, जिसमें कम लेबर आवर्स में गुड्स बनाएगी, तो वो कंट्री उस गुड को बनाएगी, उसमें उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज होती है। Which form of tariff is a duty to bring the price of an imported commodity up to the level of the domestic support price? कह रहे कौन सा टैक्स है जो गवर्नमेंट लगाती है ताकि जो हम इम्पोर्टेड गुड इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको हम अपनी डोमेस्टिक प्राइस से मैच कर सके। बेटा इसको बोलते हैं वेरिएबल टैरिफ। हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कभी कभी एडीडी लगाती है, कभी कभी सीबीडी लगाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। जब अगर इम्पोर्टेड गुड का प्राइस कम है और हमारी डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो उस प्राइस को बढ़ाने के लिए उसको बोलते हैं, किसी किसी गुड पे लगता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल टैरिफ, बोल सकते हैं वेरिएबल टैरिफ। Which type of non-technical measure is adopted to non-discriminatory and temporarily limit imports? बेटा अगर permanently import पे बैन लगाते हैं उसे embargo बोलते हैं, टेम्पररीली अगर हम लगाते हैं उसको बोलते हैं हम सेफ गार्ड मेजर्स। और हम किसको सेफ गार्ड कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इम्पोर्टेड गुड्स से। विच फॉर्म ऑफ टैरिफ इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कॉन्टेंट्स ऑफ द इम्पोर्टेड गुड। बेटा टाइप्स ऑफ टैरिफ का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 9 यूनिट 2। स्पेसिफिक कॉन्टेंट्स, टेक्निकल टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ होता है जब फिक्स्ड अमाउंट लगाया जाता है गुड्स पर, लाइक फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ पर बाइसिकल इम्पोर्टेड। एड वैलोरम होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, फॉर एग्जांपल 5%। मिक्स टैरिफ होता है हायर ऑफ बोथ ऑफ द अबव, स्पेसिफिक टैरिफ एंड एड वैलोरम दोनों लगा के देखते हैं, जो हायर आता है वो लगाते हैं। टेक्निकल होता है जब हम प्रोडक्ट के कॉम्पोनेंट्स को देखते हैं, कॉन्टेंट्स को देखते हैं। 44th, which of these are aimed at restricting the quantity that can be imported? कौन से मेजर्स में इंटेंशन गवर्नमेंट की ये है टू रिस्ट्रिक्ट करना क्वांटिटी ऑफ गुड्स को। बेटा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में तो गवर्नमेंट ये देखती है कि हम इंडियन सेलर से खरीदेंगे, वील प्रेफर डोमेस्टिक सेलर्स रादर दैन फॉरेन सेलर्स, तो ये तो नहीं है। रूल ऑफ ओरिजिन में तो ये होता है कि हम पूछते हैं कि बताओ सोर्स कहाँ है, कौन है, कहाँ से आप सामान खरीद रहे हो। नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग यही होती है, प्रोहिबिशंस लगाना कि आपने इंपोर्ट का लाइसेंस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं आप जितना चाहे इंपोर्ट कर सकते हो, आपको हमेशा हमसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे इंटेंशन ही यही है रिस्ट्रिक्ट करने की, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग। मीन्स यू कांट टेक वन टाइम लाइसेंस एंड इम्पोर्ट वेन एवर यू वांट, एवरी टाइम यू विल हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब गवर्नमेंट ये कहती है कौन सा गुड किन कंडीशंस में बिकेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई महंगा इंपोर्टेड गुड है, कोई फ्रूट है, कि वो सिर्फ एक रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में बिकना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर इज नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग। इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, रिडक्शन कंट्रोल बाय बैंक्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में याद है 1991 के बाद इंटरेस्ट रेट्स को आरबीआई ने लिबरलाइज कर दिया था कि कमर्शियल बैंक्स अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, तो इनको मॉनेटरी रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं। सेकेंड एंड फोर्थ आंसर इज बोथ सेकेंड एंड फोर्थ। विच ऑफ दीज इज अ पैन इंडिया होता है बेटा ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल इन APMC मंडीज, इट इज़ ई-नाम। ये ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वेबसाइट है, होलसेल में बेचने के लिए। विच मेजर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ये सब चैप्टर 10 पे आ चुके हैं हम। विच मेजर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज डिजाइन टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स। PM किसान इसीलिए लाया गया है ताकि हम उनको इनकम का सपोर्ट दे सकें। मतलब अगर आपको ज़्यादा इनकम कमानी है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने के लिए पैसे नहीं है तो आप आके लोन ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज फोकस्ड एट एम्पावरमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके लिए कौन सी स्कीम है बेटा, उद्यमी भारत। चैप्टर 10 में जाके सारी स्कीम्स प्रोग्राम ज़रूर पढ़ लीजिए। फेम में बताए तो किससे रिलेटेड है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स। PM गति हाईवेज बनाने से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यही है कि इंडस्ट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करना है ताकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर का बिहेवियर माइक्रो होता है, फैक्टर प्राइसिंग भी माइक्रो होता है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी इज माइक्रो, बिहेवियर ऑफ फर्म इज ऑल्सो माइक्रो। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट रिलेट टू द सेंट्रल प्रॉब्लम। अब हम चैप्टर 1 की तरफ चले गए हैं। कह रहे हैं इसमें से कौन सी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। बेटा 4 प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच वी शुड सेव एंड इन्वेस्ट।
तो सी नहीं होता व्हेन टू प्रोड्यूस। कंज्यूमर सॉवरेनिटी किस इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर है? कंज्यूमर इज द किंग। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसका दूसरा नाम होता है लेसेस फेयर। सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है बेटा कमांड इकोनॉमी। इस क्वेश्चन का आंसर इज ए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कंप्राइजेज ऑफ, मार्केट भी है उसमें, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट भी है, सो आंसर इज बी। राइट टू वर्क इज गारंटीड बट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन गेट्स रिस्ट्रिक्टेड। राइट टू वर्क की गारंटी कौन देता है हमें? गवर्नमेंट। पर चॉइस ऑफ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसका मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो नहीं है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना। सोशलिस्ट इकोनॉमी कह रहे सिलेक्ट द, सोशलिस्ट इकोनॉमी है लेकिन एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस है। प्राइवेट प्रॉपर्टी की तो बात हो नहीं रही, चॉइस नहीं है आपके, सो आंसर इज बी। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिड्यूसेस, कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। प्राइस इलास्टिसिटी इस क्वेश्चन में बच्चों ने गलती करी हो सकती है, -2.5 ना लिखो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव। न्यू क्वांटिटी ही हमें निकालनी है। ओरिजिनल इज 25, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और ये हो गया 40, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया -5/2 इज इक्वल टू x माइनस 25 अपॉन -50 इंटू 8। आप बेटा कैलकुलेटर पे कर लेना, मैंने कैलकुलेटर रखा नहीं अपने पास। तो ये हो गया 5/2 इंटू 50/8 इज इक्वल टू x माइनस 25। सो दिस विल बी, मुझे कैलकुलेटर की मदद लेनी ही पड़ेगी। डेसिमल्स में है क्या आंसर? ओके, एक सेकेंड दो फिर। कैलकुलेटर ये हो जाएगा 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 और प्लस 25, सो आंसर इज 40.625। आंसर इज 40.625। डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स, इसका मतलब प्राइस बढ़ने पे डिमांड किन गुड्स की बढ़ती है? कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज़, ये चाहिए ही चाहिए नेसेसिटीज़ है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब एक्सपेंसिव हैं, चाहिए ही चाहिए होती हैं, इसलिए इसका आंसर इज कैलकुलेट आर्क इलास्टिसिटी। बेटा आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1। इसका फॉर्मूला ना प्राइस वाले से मैच करता है। प्राइस का होता है ना डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, लिखा मैंने अभी वही है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू नहीं लिखूंगी, पी के बदले में लिखूंगी P1 प्लस P2, क्यू के बदले में लिखूंगी Q1 प्लस Q2। बेटा फॉर्मूले में ये वैल्यूज डाल देना जो क्वेश्चन में गिवन है, आंसर आ जाएगा। 57th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिमांड कर्व टचेस द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस कौन सी? ये होगी बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये होगी वर्टिकल एक्सिस। कह रहे किस पे वर्टिकल एक्सिस को टच करता है और हॉरिजॉन्टल होता है? इसको बोलते हैं बेटा इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। Question 58, choose the correct option that is not a property of IC. IC indifference curve, convex. It is convex, but it is not sloping upward to the right. Upwards नहीं है ना, slope downwards होगा. It will not touch the either axis, ये भी true है. It can never intersect each other, ये भी true है. Indifference map जो बनाते हैं. So answer is A. Calculate the MC of 5th unit. MC. MC का फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। बट हम चेंज इन TC, हम इसको चेंज इन TVC से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज हर एडिशनल यूनिट पे जो कॉस्ट लगती है वो वेरिएबल ही होती है। सो 5th यूनिट के लिए निकालनी है, तो 118 माइनस 110, आंसर इज 8 रुपीज़। ABC कैलकुलेट करिए, फॉर्मूला होता है TVC बाई Q। Q हो गया 3, TVC कितनी है? 3 के आगे, सो आंसर इज 33.33। Calculate average total cost when 4 units are produced. टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। 4 यूनिट्स पे क्या है ये 100 है, 110 है, तो ये हो गया 210 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 4 5 20। एक ही ऑप्शन है, आंसर इज सी, मतलब 5 से। 62, कैलकुलेट MR ऑफ 4th यूनिट। 4th यूनिट का MR निकालो, क्वेश्चन में गिवन क्या है? TR गिवन है ना, तो चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q। 300 माइनस 240, MR का फॉर्मूला हो गया ना, चेंज इन TR change in Q। 300 minus 240 upon 4 minus 3, so answer is 60।